एवरीवन नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं देयर के यूज़ के बारे में कि देयर का यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देयर का यूज़ जो है दो तरीके से होता है, एक सब्जेक्ट के रूप में और दूसरा ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि देयर का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में कहाँ होता है और कैसे होता है। तो दे रखे हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल्स है कक्षा में 50 छात्र हैं। तो जब किसी स्थान में या किसी वस्तु के अंदर कोई चीज़ होती है तो उसमें जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता इस प्रकार के वाक्य में, तो वहाँ पर हम सेंटेंस इंग्लिश का जब बनाएंगे उस वाक्य का, तो वहाँ पर हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। तो कक्षा में 50 छात्र हैं, तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस हिंदी वाक्य में कहीं पर भी वहाँ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इंग्लिश जो सेंटेंस हमने बनाया है उसमें सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें किसी स्थान में या किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु है या कोई लिविंग या नॉन लिविंग थिंग है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। क्या कक्षा में कोई लड़का नहीं है? तो यहाँ पर इसमें भी किसी स्थान में किसी लिविंग थिंग के बारे में बताया गया है कि वह है या नहीं है। तो इस कंडीशन में भी सब्जेक्ट क्या होगा? देयर होगा। तो इस वाक्य का इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा? इज देयर नो बॉय इन द क्लास। इज देयर नो बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है क्या खिलाड़ी मैदान में थे? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। वर देयर प्लेयर्स इन द फील्ड। यहाँ पर भी किसी स्थान में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वह वहाँ था या नहीं था। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा एक बार एक निर्दयी राजा था। तो यानी कि यहाँ पर एक समय की बात की जा रही है कि एक समय में एक निर्दयी राजा था। तो यानी कि किसी स्थान या किसी समय में कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग रही है, तो उसके लिए सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ किया जाता है? देयर का। तो यहाँ पर है इसका इंग्लिश सेंटेंस वंस देयर वॉज ए क्रूल किंग। वंस देयर वॉज ए क्रूल किंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा तुम्हारी जेब में कोई कलम क्यों नहीं है? तो यहाँ पर भी स्थान की बात हो रही है कि जेब में कोई कलम क्यों नहीं है। तो यहाँ पर कोई वस्तु है या नहीं है। तो हिंदी वाक्य है हमारा तुम्हारी जेब में कोई कलम क्यों नहीं है। तो यहाँ पर इसका अंग्रेजी सेंटेंस क्या बनेगा? वाई इज देयर नो पेन इन योर पॉकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देयर का यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं वहाँ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भी जो है हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? देयर होगा। तो गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। तो देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन ए विलेज। तो यहाँ पर भी देयर का यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल हॉल में कोई भी सभा नहीं होगी। तो जब किसी स्थान समय और किसी वस्तु के अंदर कोई वस्तु है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ किया जाता है। तो हॉल में कोई भी सभा नहीं होगी, तो देयर विल बी नो मीटिंग इन द हॉल। तो यहाँ पर भी देयर का यूज़ किया गया है। आगे है यूज़ ऑफ देयर एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम देयर का यूज़ जो है ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से करेंगे। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं सुमन वहाँ है या वहाँ सुमन है। सुमन वहाँ है या वहाँ सुमन है। तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में वहाँ शब्द का यूज़ किया गया है। तो जब सेंटेंस में वहाँ शब्द अंत में आए या शुरू में आए, तो उसका जो यूज़ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में करेंगे। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस क्या बनेगा हिंदी वाक्य का? सुमन इज़ देयर। चाहे आप वहाँ शब्द पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, जो देयर वर्ड लिखा जाएगा, वहाँ की अंग्रेजी लिखी जाएगी, वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में बाद में ही लिखी जाएगी। सुमन वहाँ है या वहाँ सुमन है, इसका इंग्लिश सेंटेंस बनेगा सुमन इज़ देयर। प्रकार से यूज़ ऑफ देयर एज ए सब्जेक्ट, यानी कि हम जो है देयर का यूज़ कैसे करेंगे? एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो
तो कब करेंगे एज ए सब्जेक्ट के रूप में? एक तो मैंने भी आपको बताया, जब किसी स्थान, समय या वस्तु के अंदर कोई वस्तु है या कोई घटना घटित हुई है या कोई लिविंग थिंग है किसी स्थान में, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देयर का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कब करेंगे? जिन वाक्यों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी सब्जेक्ट भी नहीं होगा और ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन में भी हम देयर का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल है, एक पेज है। अब एक पेज है तो आप देख सकते हैं यहाँ इस वाक्य में कहीं पर भी वहाँ शब्द नहीं आया है, लेकिन हम इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे तब हम लिखेंगे देयर इज़ ए पेज, यानी कि यहाँ पर देयर जो है सब्जेक्ट के रूप में आएगा और देयर का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। यानी कि जब हम इस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। एक पेज है, देयर इज़ ए पेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक कुत्ता है, तो इसे लिखेंगे देयर इज़ ए डॉग, देयर इज़ ए डॉग। लेकिन जब हमने हिंदी वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया तो देयर इज़ ए डॉग, लेकिन जब हम इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर देयर का कोई अर्थ हिंदी में नहीं लिखेंगे। तो देयर इज़ ए डॉग को हिंदी में लिखेंगे एक कुत्ता है, और एक कुत्ता को अंग्रेजी में लिखेंगे देयर इज़ ए डॉग। इसी प्रकार से इंग्लिश सेंटेंस में जब सेंटेंस के अंत में देयर आ रहा हो, क्या आ रहा हो? देयर आ रहा हो, तो हिंदी अनुवाद करते समय उस सेंटेंस का उसमें वहाँ की देयर की अंग्रेजी वहाँ लिखेंगे, देयर की अंग्रेजी वहाँ लिखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि देयर वाक्य के अंत में आए, यानी कि सेंटेंस के अंत में आए, तो देयर का अर्थ वहाँ लिखो, यानी कि देयर का अर्थ वहाँ लिखना होगा हमें। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, एक लड़का वहाँ गया, तो एक लड़का वहाँ गया, इसको हम इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ए बॉय वेंट देयर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ की अंग्रेजी हमने लास्ट में लिखी है ऑब्जेक्ट के रूप में। साथ ही साथ जब हम इस इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर एक लड़का वहाँ गया, तो यहाँ पर देयर की हिंदी जो है वहाँ के रूप में हम लिखेंगे। इस प्रकार से हाउ मैनी के साथ देयर आए, किसी सेंटेंस में हाउ मैनी के साथ अगर देयर आ रहा है और उसका हमें हिंदी में जो है अनुवाद करना है, तो देयर की हिंदी नहीं लिखेंगे, यानी देयर का अर्थ वहाँ होता है उसे हम नहीं लिखेंगे। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के हैं, तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के हैं। तो यहाँ पर वहाँ हिंदी में नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी, लेकिन जब इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे तो हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन योर क्लास, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन योर क्लास। तो इस इंग्लिश सेंटेंस की यदि हम हिंदी बनाएंगे तो तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के हैं, यानी कि हाउ मैनी के साथ देयर आए तो देयर का अर्थ नहीं लिखना है हिंदी अनुवाद करते समय। तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।